आज के वीडियो में परागण अथवा पॉलिनेशन को चित्र और उदाहरण से ही समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझा देते हैं। देखिए, परिभाषा को समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो पौधों को बनाया है और दोनों पर पुष्प दिखा दिए हैं। ये देखिए, 1 2 3 पुष्प यहाँ हैं, 1 2 3 पुष्प यहाँ हैं। अब परागण की परिभाषा को चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो इसी क्रिया को परागण कहा जाता है। क्या होगा? जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, या फिर दूसरी शर्त है कि किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तो इसे ही परागण या पॉलिनेशन कहा जाता है। तो परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जाते हैं, तो उसे ही परागण कहा जाता है। अब ये जो परागण है, ये परागण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। तो थोड़ा सा हम इसको चार्ट के हिसाब से बनाते हैं। 2 प्रकार का हो जाएगा ये परागण। पहला हो जाएगा स्वपरागण। दूसरा हो जाएगा परपरागण। स्वपरागण को अंग्रेजी में सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन। परपरागण को अंग्रेजी में क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस प्रकार से परागण मुख्य रूप से 2 प्रकार का हुआ। एक तो हुआ स्वपरागण और दूसरा हो गया परपरागण। अब सबसे पहले स्वपरागण को समझाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को समझाते हैं। तो देखिए, स्वपरागण को समझने के लिए इस चित्र को देखिए। ये एक पौधा है, या फिर एक अलग हम पौधा बना लेते हैं। यहाँ पर एक पौधा यहाँ बना लेते हैं, ये इसकी पत्तियां हो जाएंगी। यहाँ पर पुष्प है, ये इसकी पत्ती हो जाएगी। तो स्वपरागण क्या होगा? जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने कहा था जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाएं, तो जब उसी पौधे पर जा रहे हैं तो उसे स्वपरागण कहेंगे। और परपरागण क्या होगा? जब एक पुष्प के परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसे परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो स्वपरागण आपको समझ में आया क्या है? जब एक पुष्प के परागकण निकलकर परागकण निकले और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जबकि परपरागण में क्या होगा? दूसरा पौधा आवश्यक है। एक पुष्प के परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसे परपरागण कहा जाता है। यानी परपरागण की क्रिया में दूसरा पौधा होना जरूरी होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक शर्त और है। जो स्वपरागण हुआ है जब कहा गया कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं, तो इस पौधे पर और भी तो पुष्प होंगे, तो वो कैसा परागण होगा? तो इस आधार पर जो स्वपरागण है मुख्य रूप से 2 प्रकार का हो गया। तो ये जो स्वपरागण है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का हो जाएगा। इन दोनों को यहां पर हम लिख देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ऑटोगैमी और दूसरा हो जाएगा जिटोनोगैमी हो जाएगा। ऑटोगैमी को हिंदी में स्वायुग्मन कहा जाता है, स्वायुग्मन। और जिटोनोगैमी को सजात पुष्पी परागण कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण। ये जिटोनोगैमी होता है। अब देखिए, वीडियो बंद हो गया था, थोड़ा हम पढ़ाते चले गए। अब देखते हैं, इसको फिर से समझा देते हैं आपको। तो ये स्वपरागण के 2 प्रकार हो गए, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। अब जो ऑटोगैमी है इसको स्वायुग्मन कहा जाता है हिंदी में, जो जिटोनोगैमी से सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो ऑटोगैमी क्या होता है देख लेते हैं। ऑटोगैमी में क्या होगा? यहाँ पर एक हम पौधा बना देते हैं। ये पुष्प हो गया, ये पुष्प हो गया, यहाँ पुष्प लगा हुआ है, ये पत्तियां हो गई हैं इसकी,
अब देखते हैं ऑटोगैमी क्या होता है। जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं। पौधा एक ही है, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गए तो उसे स्वयुग्मन या ऑटोगैमी कहा जाता है। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गए। अब जिटेनोगैमी क्या है? तो जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे जिटेनोगैमी कहा जाता है या सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। यानी पौधा एक ही है, क्योंकि स्वपरागण हो रहा है और स्वपरागण का मतलब पौधा एक ही था। एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहा था। अब स्वपरागण दो प्रकार का हो गया, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, स्वयुग्मन में क्या होता है कि जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसे ऑटोगैमी कहा जाता है या स्वयुग्मन कहा जाता है। जबकि जिटेनोगैमी में क्या है, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, उसी पौधे के, पौधा एक ही हो, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे जिटेनोगैमी कहा जाता है या सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। अब दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ऑटोगैमी के उदाहरण में कनकौवा है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है आदि आते हैं। जिटेनोगैमी में पपीता है, खीरा है आदि आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वपरागण के दोनों भाग ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए परपरागण को समझाते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन को अच्छी तरीके से समझा देते हैं। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, परपरागण क्या है। तो मैंने कहा था इसमें दो पौधों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए एक पुष्प यहाँ है, एक पुष्प यहाँ है, ये हो जाएगी इसकी पत्ती, ये हो जाएगी इसकी पत्ती, एक पुष्प यहाँ है, ये इसकी पत्ती हो जाएगी। दो पौधे लगे हैं। तो पर परागण में मैंने आपको समझाया था कि जब एक पुष्प के परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। एक पुष्प के परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं तो उसे पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। अच्छे समझ लीजिए क्रॉस पॉलिनेशन क्या है या पर परागण क्या होता है। पौधा दो होने चाहिए, एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे ही पर परागण कहा जाता है। पर परागण, यहीं पर आपको बता दें कि जो पर परागण होता है इसको जीनोगैमी भी कहते हैं। जीनोगैमी भी कहा जाता है। अगर कहीं परीक्षा में जीनोगैमी कह दे तो इसका मतलब पर परागण ही पूछ रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन ही पूछ रहा है। तो जीनोगैमी की परिभाषा क्या होगी, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी जात के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे ही जीनोगैमी कहा जाता है या पर परागण कहा जाता है। अब इसके प्रकार को देख लेते हैं। देखिए इसके प्रकार को देखने के लिए पहले हम इस तरह से बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लाते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा है भाग। इधर से ले लेते हैं, इसके ज्यादा भाग हैं जिसकी वजह से यहां से लिया जाएगा। ये हो जाएगा वायु परागण, वायु परागण हो गया। फिर इधर दूसरा हो जाएगा जल परागण, फिर इधर तीसरा हो जाएगा जंतु परागण और फिर इधर चौथा हो जाएगा कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण। तो पर परागण को या जीनोगैमी को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया। पहला है वायु परागण, दूसरा है जल परागण, तीसरा है जंतु परागण, चौथा है कृत्रिम परागण। अब जो वायु परागण है इसको एनीमोफिली भी कहा जाता है। एनीमोफिली भी कहते हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वायु परागण को एनीमोफिली भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और इसी तरह से जो जल परागण है इसको हाइड्रोफिली भी कहा जाता है। जल परागण को हाइड्रोफिली भी कहते हैं। जो जंतु परागण है इसे जूफिली कहा जाता है, जूफिली भी कहा जाता है। और कृत्रिम परागण तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता ही है। अब देखिए वायु परागण किसे कहते हैं, तो जब वायु के द्वारा परागण होता है, ऐसे पौधे जिनके पुष्पों में वायु के द्वारा परागण होता है तो उसे वायु परागण कहा जाता है। जैसे मक्का है, मक्का में वायु परागण होता है। और चीड़ है,
वायु परागण होता है, आदि बहुत से पौधे होते हैं जिनमें वायु के द्वारा परागण होता है। अगर मक्का में देखें तो जैसे मक्का का पौधा होता है, इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से मक्का का पौधा है, तो मक्का के पौधे में नर पुष्पक्रम जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। ये जो है नर पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम, और मादा पुष्पक्रम जो भुट्टा होता है आपका, भुट्टा, ये मादा पुष्पक्रम होता है। पुष्पक्रम यानी कि नर पुष्प ऊपर जीरे के रूप में दिखाई देता है और मादा पुष्पक्रम भुट्टे के रूप में होता है। अब इसमें जब हवा चलती है, वायु चलती है, हवा चलती है, तो हवा के माध्यम से एक पुष्प के जो परागकण होते हैं ये निकल करके दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इसमें जो लंबे लंबे रेशे होते हैं भुट्टे में, वो वर्तिकाएं होती हैं। उन्हीं वर्तिकाओं पर वर्तिकाग्र ऊपर की ओर होगा, वहां पहुंच जाते हैं और इस तरह से परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब जो जल परागण है, तो जल परागण में जल के द्वारा परागण होता है। ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं, जलीय पौधों में जल परागण पाया जाता है। इसमें जैसे हाइड्रिला ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जलीय परागण का उदाहरण है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाइड्रिला है, सिरेटोफिलम है, सिरेटोफिलम है, इसमें भी होता है जल के द्वारा परागण। ऐसे ही वैलिसनेरिया है, वैलिसनेरिया है, इसमें भी जल के द्वारा परागण होता है। तो ये सब जल के द्वारा परागण होने वाले पौधे होते हैं। जो जंतु परागण है, अब जो कि कई सारे जंतु पाए जाते हैं, इसलिए जंतु परागण को कई भागों में बांट दिया गया है। अभी कृत्रिम परागण भी आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, पहले जंतु परागण को समझा देते हैं। देखिए, जो जंतु परागण है इसको कई भागों में बांटा गया है, तो यहीं पर हम समझ लेते हैं एक एक करके। पहला आप मान लीजिए जैसे कीट परागण, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कीट परागण। और दूसरा ले लीजिए इसमें पक्षी परागण, पक्षी परागण। तीसरा आप ले सकते हैं इसमें घोंघा परागण, घोंघा परागण। और चौथा ले लीजिए ले सकते हैं इसमें चींटी परागण, चींटी परागण हो जाएगा। और फिर पांचवा आप ले सकते हैं चमगादड़ परागण, चमगादड़ परागण। ऐसे ही हाथी परागण भी होता है, हाथी परागण। अब देखिए, जो कीट परागण है ये संसार में सबसे ज्यादा होता है, और जो कीट परागण है इसको एंटेमोफिली भी कहा जाता है, एंटेमोफिली भी कहते हैं, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीट परागण को एंटेमोफिली भी कहा जाता है। और जो पक्षी परागण है, जो पक्षियों के द्वारा परागण होता है, तो उसे पक्षी परागण कहा जाता है। इसे आर्निथोफिली भी कहा जाता है, आर्निथोफिली भी कहा जाता है। और जो घोंघा परागण है, घोंघा परागण को मेलिकोफिली भी कहा जाता है, मेलिकोफिली भी कहा जाता है घोंघा परागण को। जो चींटी परागण है इसको मर्मिकोफिली भी कहा जाता है, मर्मिकोफिली भी कहा जाता है, मर्मिकोफिली याद रखेंगे। जो चमगादड़ परागण है इसको कैरोपेटेरोफिली, कैरोपेटेरोफिली भी कहा जाता है। और आपको बता दें, कीट परागण के अंतर्गत कई सारे उदाहरण आते हैं, जैसे मटर है, मटर में कीट परागण होता है। और अंजीर है, अंजीर में कीट परागण होता है। साल्विया में कीट परागण होता है। इस तरह से जो पक्षी परागण है, इसमें पक्षी ले लीजिए, जैसे बिग्नोनिया जो होता है उसमें गुंजन पक्षी परागण करता है। जो विग्नोनिया होता है, बिग्नोनिया है, उसमें गुंजन पक्षी पर, ऐसे बहुत सारे पक्षी होते हैं जिनके द्वारा परागण होता है। घोंघा परागण में आप जिमीकंद है और सर्प पादप है, जिमीकंद ले लीजिए, घोंघे के द्वारा परागण होता है। ऐसे ही सर्प पादप होता है, उसमें भी घोंघे के द्वारा परागण। अगर चींटी परागण को देखा जाए, जो कदम होता है, कदम में चींटी के द्वारा परागण होता है। ऐसे ही जो चमगादड़ है, जो कैरोपेटेरोफिली है, इसमें कचनार में परागण चमगादड़ के द्वारा होता है। ऐसे ही कदम में भी चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। और जो हाथी है, जो हाथी परागण है, हाथी परागण रिफ्लिशिया जो होता है, हाथी परागण रिफ्लिशिया के, चूंकि हाथी बड़ा होता है इसी तरह से वो बड़े से पुष्प में परागण करता है। जो रिफ्लिशिया पुष्प है ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है।
जो रेफ्लिशिया पुष्प होता है, रेफ्लिशिया पुष्प, ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। लगभग 10 किलोग्राम का होता है, लगभग 10 किलो का पुष्प होता है और संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। इसमें हाथी के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। चलिए कृत्रिम परागण को अच्छी तरीके से समझा देते हैं, करते हैं। जैसे ये एक पुष्प लगा हुआ है, एक ये पुष्प जैसे लगा हुआ है और इस पुष्प में ये पुमंग है या एंड्रोसियम लगे हुए हैं, नर जनन अंग होते हैं। तो क्या किया जाता है, जब ये पुष्प अभी मेच्योर नहीं हुआ है, अनमेच्योर अवस्था में, अपरिपक्व अवस्था में ही इसके पुंकेसरों को काटकर अलग कर दिया जाता है। कैंची से काट करके पुंकेसरों को अलग कर देते हैं और अलग करने के बाद ये इस तरह से बचता है। आप क्या करते हैं, इसको पॉलीथीन की सहायता से ढक दिया जाता है। एक बढ़िया सी पन्नी आती है, एक बढ़िया सी पॉलीथीन आती है, उसकी सहायता से ढक देते हैं और इसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि छोटे छोटे महीन से छिद्र होते हैं और छिद्र इतने छोटे होते हैं कि उससे वायु तो जाए लेकिन परागकण वगैरह न जाए, वायु चली जाए लेकिन परागकण न जाए। अब इधर ये मेच्योर होता रहता है। फिर वांछित, वांछित का मतलब जिस पुष्प के परागकण आप इस पर डालना चाहते हैं, तो वांछित पुष्प के परागकणों को लेकर के जब ये मेच्योर हो जाएगा तो इसको खोलेंगे और खोलने के बाद परागकणों को इसके ऊपर झाड़ देते हैं। इस तरह से परागकण यहाँ आ जाता है। फिर ये अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के निषेचन क्रिया करता है और फल और बीज का निर्माण करता है। इस तरह से वांछित बीजों का निर्माण होता है और ऐसे बीज अधिक उत्पादन क्षमता देते हैं। इसी तरह से मक्का की देखिए कितनी सारी वैरायटीज आ गई हैं, हाइब्रिड चीज़ें जो बनाई जाती हैं इसी तरह से बनाई जाती हैं। तो ये कृत्रिम परागण होता है। कृत्रिम का मतलब मनुष्य के द्वारा जो कराया जाता है उसे ही कृत्रिम परागण कहा जाता है। तो आशा है आपको अच्छी तरह से आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।